हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। ये होता क्या है कि ये डिजीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है, ओट मीन्स ईयर, आइटिस मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, और मीडिया मतलब मिडल। मीन्स इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। तो हम इसके बाद बात करते हैं ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम पहले उससे बताते हैं कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ये होता है हमारा ईयर का स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ओटाइटिस मीडिया होता है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये कैसे होता है, ये होती है हमारी एस्टेचिन ट्यूब। इसके ये दो काम करती है। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, और एक जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ना, उसको नेजोफेरेंजियल तक पहुँचा देती है इसके थ्रू, ताकि यहाँ पे कुछ ना हो। अगर इसके अंदर बाई चांस कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके भी कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि एलर्जी हो गया या फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। तो किसी भी रीजन से अगर इसके ऊपर एस्टेचिन ट्यूब के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उस वजह से यहाँ पे हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं मिडल ईयर, और उसकी वजह से हमें ओटाइटिस मीडिया होता है, उसे हम बोलते हैं। तो हम इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द मिडल ईयर बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द इनर ईयर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कौन सी थी, इसे बोलते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये होता है हमारा इनर ईयर, इसके बीच वाली स्पेस में। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ये हमेशा मोस्ट कॉमनली एक इसमें होता है, चिल्ड्रन के अंदर होता है। इसके मेनली 2 ही टाइप्स है। वैसे थर्ड भी हम मोस्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही रेयरली चांसेस होते हैं कि हम उसे पढ़ें। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। और थर्ड वन कौन सा है, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। हम इसको सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं और प्यूरुलेंट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसे सुपरेटिव और प्यूरुलेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज यूजुअली ऑफ रैपिड वनसेट एंड श्योर ड्यूरेशन। इसका रैपिड वनसेट आता है और श्योर ड्यूरेशन में होता है। ये मोस्ट कॉमन और लिस्ट सीरियस फॉर्म होती है। ईयर इन्फेक्शन की इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता स्टार्टिंग में, इसमें अगर ठीक हो जाए तो। इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप वो पीछे पढ़ा था, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोकोकस पेसिज, फ्रीक्वेंट वायरस और राइनो वायरस, ये सब कुछ, ये 3 मोस्टली हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस, जो भी हमारे कॉमन कोल्ड में होते हैं या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के दौरान होते हैं, वो सब इसके कोजेज हो सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं होस्ट और इन्वायरमेंटल। होस्ट रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, हमारी यंग एज, फैमिली हिस्ट्री, अल्टर्ड इम्यूनिटी, और जो भी हमारे मतलब कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से, होस्ट की वजह से होते हैं ना, जिस बंदे को रहे उसकी कुछ न कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं, उन्हें बोलते हैं होस्ट रिस्क फैक्टर। और इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, जब हमारे इन्वायरमेंट की वजह से कोई इन्फेक्शन होता हमें, जैसे कि बार बार हमें फ्रीक्वेंट अपर एयरवे इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर सीजन की वजह से, जो हमें सीजन एलर्जी भी तो होती है ना, कि ऑटम में होती है या फिर विंटर मंथ में होती है किसी किसी को, तो उस हिसाब से, या फिर हम डे केयर सेंटर में काम करते तो उनकी वजह से होती है, या ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहते हैं, या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, या तम्बाकू या पोल्यूटेंट एक्सपोजर में रहते हैं। फिर बात करते हैं हम अपनी पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर स्टेचिन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जो हमने पीछे बताया था, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए। यहाँ पे ये देख लो, जो हमारी यहाँ पे ये स्टेचिन ट्यूब है, इसके अंदर से यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होएगा, अगर ये बंद हो जाएगी तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो फिर यहाँ पे फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर एक्यूट होगा तो फिर उसके बाद एक्यूट मैस्टोइडाइटिस हो जाएगी। क्या होता है, हमारे कान की पिछली साइड मैस्टोइड सेल्स होते हैं, वो उनकी भी इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से हो जाती है। और क्रोनिक के अंदर होता है कोलेस्टियोटोमा, ये एक ट्यूमर होती है।
फिर हम बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की कि ये कैसे कैसे होता है। इसकी मेनली 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है स्टेज ऑफ टिम्पैनिक कंजेशन। इसके अंदर क्या होता है, एडिमा हो जाएगा और हाइपरेमिया हो जाएगा नेजोफेरिंजियल एंड का। जो भी हमारी ओस्टेचिन ट्यूब थी ना, उसका लास्ट पार्ट के ऊपर एडिमा हो जाता है इसके अंदर। फिर आता है प्रीसुप्रेशन। इसके अंदर मतलब कि वो टिम्पैनिक कैविटी है ना, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हल्का हल्का बल्गिंग टाइप से हो जाता है वो। फिर स्टेज आती है सुप्रेसिव की, जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज एंड रप्चर, मतलब कि वो पूरी बल्ज आउट हो गई है और उसके बाद रप्चर हो रही है। वो स्टेज ऑफ कन्वेल्सेंस और रिकवरी, जिसके अंदर फिर वो रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। और कोइलसेंट मेस्टोडाइटिस, इसके अंदर अगर वो ठीक नहीं होती है तो उस टाइम पे 5th स्टेज आती है कोइलसेंट मेस्टोडाइटिस की। इसको हम दोबारा करते हैं। पैथोलॉजी के अंदर हमारी मेनली 5 स्टेज होती है। फर्स्ट होती है स्टेज ऑफ टिम्पैनिक कंजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब होती है ना, उसके पार्ट वो जहाँ से नेजोफेरिंजियल एंड से कनेक्ट होती है ना, वहाँ पे एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है हमारी स्टेज ऑफ प्रीसुप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी प्यूरिलेंट स्टेज थी ना, उससे पहले वाली, मतलब कि पस फॉर्मेशन के लिए फ्लूइड होता है ना, वो पस फॉर्मेशन होती है, वो स्टार्ट बनने से जस्ट पहले की स्टेज होती है। इसके अंदर एक्जुडेट कलेक्ट होते हैं टिम्पैनिक कैविटी के अंदर, और वो बल्गिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो बल्गिंग शो करने लग जाती है। फिर आती है स्टेज ऑफ सुपरेशन। इसके अंदर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, बल्ग हो जाती है और फिर रप्चर हो जाती है। फिर आता हमारा स्टेज ऑफ कन्वल्सेंस और रिकवरी। इसके अंदर जो भी हमारी डिजीज थी ना, वो उसके अंदर रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर वो नहीं होता है ना, कई बार ये होता है जैसे कि हमारी क्रोनिक होती है तो उस टाइम पे एक्यूट का लास्ट स्टेज होती है, तो उस टाइम पे ये रिकवर नहीं कर पाते। अगर वो रिकवर नहीं कर पाएगी तो आती है हमारी 5th स्टेज, स्टेज ऑफ कोइलसेंट मेस्टोडाइटिस। इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन रहता है। अगर हम थेरेपी वगैरह नहीं लेते तो उसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन रहता है, और जो हमारी मेस्टोइड सेल्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। उसके बाद आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके अंदर हम बात करते हैं क्लिनिकल के अंदर क्या क्या होता है। सडन एंड सीवियर ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मतलब ईयर पेन, हियरिंग लॉस हो जाता है। टिनाइटिस मतलब अजीब अजीब सी ऐसे आवाज़ नहीं आती है, कुछ कान में भी ऐसे करके कुछ, तो वो आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, जैसे कि भरा भरा कान लगना, इरिटेबिलिटी, टगिंग, मेस्टोइड टेंडरनेस। जब हम हाथ लगा के देखते हैं ना यहाँ पे ईयर के बैक में, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या करेंगे, लेबोरेटरी स्टडी, इमेजिंग स्टडी, ऑडियोमेट्री, रेडियोग्राफी, इंसफ्लेशन टिम्पैनोमेट्री, नेजोफेरिंगोस्कोपी, हियरिंग टेस्ट, ये सब हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी पहली आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के अंदर अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स देनी है तो हम देंगे एमोक्सिलिन। अगर सेकंड लाइन ड्रग्स का यूज़ करना है तो हम देंगे एमोक्सिलिन क्लेव्युलिनेट। फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन, अगर इमरजेंसी में होता है तो हम कौन कौन से देते हैं। ओरल एजेंट्स होते हैं इब्रूफन और एसिटामिनोफेन पेन किलर्स, और टॉपिकल एजेंट होता है एंटीपायरिन हो गया, बेंजोकेन, ये ड्रॉप्स हो गई ये। फिर आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। ये 2 होते हैं टिम्पैनोसेंटेसिस और मायरिंगटोमी। इसके अंदर क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो उसके अंदर होल करके जब एक सर्जरी होती है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर ये ठीक नहीं होता है तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ईयरिंग लॉस हो जाता है, परफोरेशन हो जाती है, या पुअर स्पीच डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमने ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन भी पढ़ा था, इसको हम सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब थी ना, उसकी वजह से जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ था, ओनली उसकी वजह से फ्लूइड कलेक्शन होएगा, तो उसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इससे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पे। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ईयर की, और जिसकी वजह से साथ में क्या हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और ये बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के एपिसोड्स आने की वजह से होते हैं। जो ये हमारा होता है, इसके अंदर मिडल ईयर की डैमेज भी हो सकता है, और ईयर ड्रम के अंदर एक कंटिन्यू ड्रेनेज होती रहती है इसके अंदर। फिर बात करते हैं मीटियोलॉजी की, किस वजह से होते हैं। एक तो हमने बताया जो कि हमारी बार बार जो उसके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के एपिसोड्स होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है ये।
और मिडल ईयर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं कुछ, उनकी वजह से भी हो जाती है। रिमॉडलिंग होता है, जो भी हमारी 3 बोन्स होती है हमारे ईयर के अंदर, स्टेप्स, इनकस और मेलिस, उनके बार बार रिमॉडलिंग की वजह से भी ये हो सकता है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकता है, या हमारी यूस्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन से भी हो सकता है। एल्टर्ड टिम्पेनोमेस्टोइड एनाटोमी, अगर उसमें एनाटोमी में कोई मिस्टेक है, पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर हाइजीन है, या मोर क्राउडिंग कर रहे हैं, उन सब की वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने मतलब ईटियो पढ़ी थी इसके, कि इन्वायरमेंट भी हो सकता है इसमें, या फिर एनाटमी भी हो सकती है। तो किसी भी रीजन की वजह से ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ट्रोमा कोजिंग इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन विद ईयर कैनल, जो हमारी मतलब कि इन्फ्लेमेशन तो होगी लेकिन उसके साथ में ट्रोमा भी हो जाता है हमारे ईयर के अंदर या ईयर कैनल के अंदर, और उसकी वजह से हमारी ईयर कैनल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और उसकी वजह से स्टेनियन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है। और फिर जो हमारा एसोरियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो इंटर करता है स्टेजियन ट्यूब में फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड सेक्रेशन इन नेजोफेरिंक्स, जो हमारा नाक के अंदर नेजोफेरिंक्स होता है ना, उसके सेक्रेशन से एक एसोरियस नाम का बैक्टीरिया एंटर करता है स्टेजियन ट्यूब में, और वो फिर मिडल ईयर में इन्वेंट करता चला जाता है, और वहाँ से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होती है, और वहाँ से एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसकी वजह से या तो डिस्ट्रॉय द ऑसिकल्स, या तो वो जो हमारी बोन्स होती हैं ईयर की, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओस्टियोमाइलिटिक इरोजन हो जाएगा, मस्टोइड एयर सेल इरोजन, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये हमारे इनर ईयर के अंदर जाके सब कुछ करते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, प्यूरुलेंट एक्जुडेट और फाउल स्मेलिंग ओटोरिया। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसके अंदर फुलनेस फील होएगी, हियरिंग लॉस होएगा, फाउल स्मेलिंग आएगी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाएगी, फेशियल वीकनेस, फीवर, कन्फ्यूजन, टेंडरनेस ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस, ये सब कुछ हो जाएगा। डायग्नोस्टिक सेम ही करेंगे, सीटी स्कैन, MRI, ऑडियोग्राम, लेबोरेटरी रेडियोग्राम। ऑडियोग्राम क्या होता है, हमें कुछ साउंड वगैरह बोल के देखते हैं कि उसे कितना ऊंचे, कितनी दूर से वो सुन सकता है और कितनी पास से सुन सकता है, ये होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, और टॉयलेट, और कंट्रोल ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज। सर्जिकल के अंदर आ जाती है हमारी मायरिंगोप्लास्टी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो डिफेक्ट होता है ना, उसको क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। फिर आती है मायरिंगटोमी। इसके अंदर एक स्मॉल इंसिजन करा जाता है ईयरड्रम के अंदर टू एलो फ्लूइड टू ड्रेन, ताकि हम जो भी हमारा कैविटी के अंदर, टिम्पैनिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है शायद, जिससे हम उसको ड्रेन आउट कर सके। टिम्पैनोप्लास्टी, रिपेयर द परफोरेटेड ईयरड्रम एंड मिडल ईयर बोन्स। ओसिकुलोप्लास्टी के अंदर हम सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन कराकर मिडल ईयर बोन की टू रिस्टोर द हियरिंग। ओटोलैम एक प्रोसीजर है जो नया ही चला भी, इसके अंदर ईयरड्रम के अंदर एक लेजर की हेल्प से हम होल कर देते हैं। एडिनोटेक्टोमी, ये हमारा मायरिंगटोमी और टिम्पैनोस्टोमी हो जाता है, उसके बाद किया जाता है अगर हमारी एडिनोइड सेल्स जो वो लार्ज हो जाए तो। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, क्या क्या करना चाहिए। हमें ईयर प्लग से का यूज करना चाहिए जब भी हम स्विमिंग करते हैं। अवॉइडिंग स्विमिंग इन पोल्यूटेड एरिया, ड्राइंग द ईयर्स आफ्टर द स्विमिंग करने के बाद हमें अच्छे से अपने कानों को पोंछ लेना चाहिए। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फोरिजन ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन द वैक्स आउट ऑफ द ईयर्स, मतलब वैक्स को निकालने के लिए हमें फोरिजन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे बैठे बैठे पेन के साथ निकाल ले, या फिर माचिस की जो स्टिक्स होती हैं उनके साथ, मैच स्टिक्स के साथ नहीं निकालना चाहिए। इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल ईयर कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग ए चाइल्ड अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को है ना इन्फेक्शन, तो हम उसे दूसरे बच्चों से बचा के रखें, ताकि, या उन बच्चों से बचा के रखें जिन्हें कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ताकि उस तक वो ना पहुंच सके। सम डॉक्टर आल्सो रिकमेंड गिविंग द चाइल्ड प्रिवनारे वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट निमोनिया। ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब हम इसके बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, समरी। आज हमने इसके अंदर पढ़ा था कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ओटाइटिस मीडिया एक इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का, और इसके अंदर
एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का मिडल ईयर के अंदर, जिसकी वजह से स्पेस होता है टिम्पैनिक मेरा और इनर ईयर का उसके अंदर। ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होता है। इसके टाइप होते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और एक नया भी ऐड हो चुका है ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। एक्यूट के अंदर मतलब शॉर्ट टर्म का होएगा, और इसके रैपिड वनसेट आते हैं। इसके ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी की वजह से भी होता है और न्यूमोकोकस की वजह से भी होता है, और जो हमारे कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरसेस होते हैं उनकी वजह से भी ये होता है। इसके रिस्क फैक्टर हैं होस्ट और इन्वायरमेंटल। होस्ट के अंदर भी हमने पढ़ लिया, इन्वायरमेंटल भी पढ़े, और पैथोफिजियोलॉजी वो क्या होती है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर, स्टेन की वजह से स्टेन इन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से नेगेटिव मिडल ईयर प्रेशर, सीरस ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट मेस्टियोटाइटिस, क्रोनिक ओटाइटिस और कोलेस्टेटोमा। 5 स्टेज थी, टिम्पैनिक कंजेशन, प्री सुपरेशन, सुपरेशन और रिकवरी की, और उसके बाद कोलेस्टेटोमा मेस्टियोटाइटिस। फिर क्लिनिकल पढ़े, डायग्नोस्टिक पढ़ा हमने, मेडिकल मैनेजमेंट थी, एंटीबायोटिक थी, और काउंटर मेडिकेशन थी, सर्जिकल 2 ही थी, टाइम्पेनोसेटिस और माइरिंगटोमी। कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए। क्रोनिक के अंदर आते, फिर हम क्रोनिक के अंदर हमने पढ़ा सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और ये कैसे कैसे होता है, ये लॉन्ग टर्म की वजह से होता है। इसके रीजन्स मोस्टली होते हैं स्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन होना, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हाइड्रोजन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से भी होता है। इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली थी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सिलेक्शन, और फिर लास्ट में पढ़े थे हमने प्रिवेंशन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।